आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरा देश चीन की हरकत के बाद से बहुत व्यथित है। पूरे देश में हमारे वीर जवानों की शहादत को लेकर एक दुख, क्षोभ, आक्रोश व्याप्त है और हमारी सरकार भी अब उसमें शामिल है। तो आज हम 2-3 मुद्दों पर बात करेंगे। एक तो लद्दाख में जो घटना हुई उस पर बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे हमारे अतीत में चीन और भारत के साथ जो रिश्ते रहे हैं उनको लेकर हमारा अतीत क्या कहता है। तीसरी बात करेंगे कि इस वक्त जो लोग सरकार में हैं और उनके जो समर्थक हैं वे सारे लोग किस तरह से सवालों से कतरा रहे हैं और सवाल पूछने वालों को देशद्रोही तक ठहरा रहे हैं, उस पर बात करेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर बात करेंगे, मीडिया की भूमिका पर। निश्चित तौर पर हमारे देश में इस वक्त जो मीडिया की भूमिका है, ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ चैनल हैं, वे जिस तरह का युद्धोन्माद भड़का रहे हैं, जिस तरह से सेना का अपमान कर रहे हैं और सेना को एक तरह से बगावत के लिए उकसा रहे हैं, उस पर बात करेंगे। छोटी मोटी 1-2 सूचना ये है कि प्रधानमंत्री ने 19 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई है और कोरोना के चलते जिस तरह से ऑनलाइन बैठकें हो रही वैसी होगी। ये बहुत अच्छा कदम है और प्रधानमंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री ने बहुत सारे घंटे बाद प्रतिक्रिया जाहिर की है, तो उस देरी पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं चीन से हमारे रिश्तों पर। और चीन की बात हो और 1962 के युद्ध की बात ना हो, ये तो संभव ही नहीं है। 1962 का युद्ध हमारे लिए, हमारे देश के आज़ादी के बाद के इतिहास के लिए एक नासूर की तरह है। वो हमारी दुखती हुई रग है और कोई इनकार नहीं कर सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों को लेकर जो सवाल उठाए जाते हैं, आज 55 साल बाद भी, 57 साल हो गए उस युद्ध को, अब भी सवाल पूछे जाते हैं। और सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं है। और उस वक्त भी जब वो युद्ध हुआ था, अगर हम तारीखों पर ध्यान दें तो 20 अक्टूबर 1962 को युद्ध शुरू हुआ और 21 नवंबर 1962 को वो खत्म हो गया था। ये वो दौर था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा रहे थे, पंचशील के सिद्धांत पर अडिग थे और उसके बाद चीन ने विश्वासघात किया। हम सब जानते हैं, लंबी लड़ाई उस वक्त चली थी और भारी नुकसान देश को उठाना पड़ा था। और 1959 के आसपास से ये चीन के साथ सीमा पर मुठभेड़ें शुरू हो चुकी थी। जो संघर्ष था उस वक्त शुरू हो चुका था। और उसके बाद जो कुछ हुआ हम सब जानते हैं कि कृष्ण मेनन जो रक्षा मंत्री थे उन्हें हटाना पड़ा। नेहरू ने संसद में खुद स्वीकार की अपनी गलतियों को। और उस वक्त तत्कालीन विपक्ष के जो बड़े नेता, यद्यपि वे उस वक्त युवा थे, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने संसद सत्र की मांग की। नेहरू जी ने उसको स्वीकार किया और पहले दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने बहस की शुरुआत की। और अगले दिन संभवतः 8 या 9 नवंबर 1962 को पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार की और सेना की भरपूर आलोचना की और नेहरू जी की सरकार सिर झुकाकर सुनती रही। वे सारे सवाल जो आज पूछे जा रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक प्रतिपक्ष के सांसद के रूप में सदन के पटल पर रखे थे। और एक और बात, जो जहां घास का एक तिनका नहीं होता वो बात होती है बंजर जमीन की, वो महावीर त्यागी कांग्रेस के एक सांसद थे, वे गंजे थे। उनका एक वाक्य था, उनका एक कोटेशन था, उन्होंने कहा कि क्या मेरे सर पर बाल नहीं तो सिर कटवा लें। तो इसको बाद में नेहरू जी के लिए कहा गया कि वे ऐसा कहते थे, उन्होंने एक बंजर जमीन चीन को ले जाने दी। वो एक दुखद अध्याय है 1962 और उसे कभी नहीं भूला जा सकता। इसी क्रम में हमें और 1-2 चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि जब 1962 में युद्ध हुआ था तो हम जानते हैं अक्साई चिन, नेफा, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बहुत लंबी सीमा पर वो संघर्ष हुआ था। और नेफा में हम बहुत अच्छी स्थिति में आ गए थे, हम लगातार चीन को धकेल रहे थे। लेकिन अरुणाचल प्रदेश वाले मोर्चे पर हमारी सेना, हमारे देश को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इतिहास में इसके अलावा भी कुछ दर्ज है। आज हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कि चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, निश्चित तौर पर देना चाहिए,
मैं और आप सब, हम सब सरकार के साथ हैं, देश के साथ हैं। लेकिन इससे पहले की 3 घटनाएं और हैं जिनको हमें इस वक्त रेखांकित करना जरूरी है। 1967 में नाथुला युद्ध हुआ। उस वक्त चीन ने सिक्किम पर हमला किया और हमारी 2nd ग्रेनेडियर्स बटालियन उस वक्त वहां पर तैनात थी। चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया गया इस नाथुला के युद्ध में और 400 चीनी मारे गए इस युद्ध में। 15 सितंबर 1967 को युद्ध विराम हुआ और चीन को पीछे हटना पड़ा। दूसरा युद्ध इसके मात्र 15 दिन बाद एक और लड़ाई हुई 1 अक्टूबर 1967 को, जिसको चाओला का युद्ध कहते हैं। उस वक्त आमतौर पर ऐसा होता था कि सर्दियां जैसे जैसे बढ़ती थी तो जो ऊपर की चौकियां हैं, जो हाइट्स पर हैं, उन चौकियों को खाली करके हमारी सेनाएं नीचे उतर आती थी। हमारे जो दस्ते वहां तैनात रहते थे वे उस सर्दी के मौसम में नीचे उतर आते थे और बाद में सर्दी खत्म होने के बाद उन ऊंचाई पर स्थित चौकियों पर भी मोर्चा फिर से जमा लेते थे। चीन को यह भ्रम हुआ कि अब सर्दियां बढ़ रही हैं, अक्टूबर शुरू हो चुका है, तो शायद ये चौकियां भारतीय सेना खाली करके पीछे चली गई होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय सेना बहुत सतर्क थी और उसे अंदेशा था कि मौसम की आड़ लेकर चीन यह सोच सकता है कि ये मोर्चे खाली हैं और इस पर हमला कर सकता है। तो उस वक्त हमारी गोरखा राइफल्स और जैक राइफल्स वहां तैनात रही और यह चाओला का युद्ध जब हुआ तो 3 दिन तक अनवरत फायरिंग होती रही और चीन को ऐसा मुंहतोड़ जवाब मिला कि 350 चीनी सैनिक मारे गए। यह रेखांकित करना बहुत जरूरी है कि नाथुला और चाओला के युद्ध में भारत के मात्र 80 सैनिक शहीद हुए और चीन के कुल मिलाकर 400 पहले और 350 बाद में। 15 दिन के अंतराल पर 2 बार चीन को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसके बाद ही सिक्किम के विलय की आधारशिला इन्हीं दोनों छोटे युद्धों के बाद रखी गई थी। यह पटकथा लिखी गई और 1975 में सिक्किम का बाकायदा बाआवाज़े बुलंद ऐलानिया भारत में विलय इंदिरा गांधी ने घोषित कर दिया। इसके बाद एक और युद्ध हुआ है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। इसे फाल्कन ऑपरेशन कहते हैं। 1987 की बात है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। उस वक्त लद्दाख से उत्तरी सिक्किम तक सैकड़ों किलोमीटर की सीमा पर भारी तनातनी चल रही थी। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने तैनात थी। हमारे 7 लाख सैनिक उस वक्त सीमा पर तैनात थे। T-72 टैंक तक वहां पर लगा दिए गए थे। हालत यह हुई कि इस ऑपरेशन फाल्कन में, जिसको जनरल सुंदर जी उस वक्त के सेनाध्यक्ष इसका नेतृत्व कर रहे थे, इसकी अगुवाई कर रहे थे, चीन को घुटने टेकने पड़े। और इसी के बाद अरुणाचल प्रदेश को भारत ने पूरे स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित कर दिया। तो ये 3 घटनाएं हमें याद रखनी होंगी। इसके बाद 2 और घटनाएं हैं। एक मनमोहन काल की 2013 की, जिसमें चुनार में हमारी तनातनी चली थी चीन से और दोनों को पीछे हटना पड़ा था। शांतिपूर्वक कूटनीतिक तरीके से इनका निदान हो गया था। दूसरी घटना है 2017 की, जिसमें डोकलाम के नाम से हम सब विवाद जानते हैं। श्रीमती सुषमा स्वराज उस वक्त विदेश मंत्री थी और उस वक्त के राजनयिक कूटनीतिक प्रयासों से इस विवाद को विराम दिया गया था। और अब इतने वर्ष बाद, बहुत लंबे अंतराल के बाद, ये जो घटना हुई है गलवान घाटी की, अलग अलग उच्चारण है, गलवान, ये देशज जो शब्द होते हैं क्षेत्रों के जगह के, उस पर विवाद हो सकता है कोई उच्चारण, लेकिन मुझे लगता है मैं गलवान का उच्चारण करूंगा उसको। यहां पर खास बात यह है कि 2 ऐसे क्षेत्र थे जो कभी भी विवादित क्षेत्र की सूची में नहीं थे। एक गलवान और दूसरा नाकुला। ये कभी भी किसी विवादित सूची में भारत और चीन के बीच नहीं थे। और करीब करीब 6-7 हफ्ते पहले चीन की सेना ने गलवान, पैगोंग त्सो, सिक्किम के नाकुला तक अपनी फौज के तंबू गाड़ दिए थे। बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ, अजय शुक्ला जैसे पत्रकार जो भूतपूर्व सेना अधिकारी भी हैं,
लगातार चेता रहे थे। हर माध्यम से ये खबरें आ रही थी कि चीन ने हमारे क्षेत्र पर तंबू गाड़ दिए हैं, अतिक्रमण कर लिया है, कई किलोमीटर भीतर तक घुसाया है चीन। उसके बाद जनरल स्तर तक, सेना के जनरल स्तर तक संवाद हुआ, लेकिन कूटनीतिक प्रयास, राजनयिक प्रयास सरकार ने नहीं किए। और उसका नतीजा यह है कि कल 15-16 जून 2020 की दरमियानी रात हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। चीन के भी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन हमें अपने शहीदों की चिंता है। हम इस गिनती में, इस युद्धोन्माद में नहीं पड़ना चाहते कि हमारे 20 मरे हैं तो हमने उनके 43 मार दिए हैं। यद्यपि अभी सरकार के स्तर पर किसी ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन हमारा एक भी सैनिक अगर सरकार की कूटनीतिक असफलता के कारण शहीद होता है तो यह देश के लिए चिंता की बात है। अब 2-3 विषय जिस पर हमें बात करना है कि सरकार ने, आपने देखा कि 15-16 तारीख की दरमियानी रात ये घटना हुई। सरकार को बहुत समय से ये सारी सूचनाएं मिल जाती हैं, हमसे बहुत पहले मिल जाती हैं। इसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री ने कोई ट्वीट नहीं किया 36 घंटे तक। आज जब मुख्यमंत्रियों की ऑनलाइन बैठक उनकी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, उसमें उन्होंने 2 मिनट का मौन रखवाया और तब बयान जारी किया। मुझे खेद है, मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री से अपेक्षा करता हूं कि अगर एक क्रिकेटर की उंगली में मोच आने पर, एक सिनेमा के सितारे की आत्महत्या करने पर वे कुछ ही घंटों या कुछ ही मिनट में ट्वीट कर सकते हैं, तो हमारे इतने बड़ी संख्या में शहीद हुए सैनिकों के लिए ट्वीट करने या बयान जारी करने में इतने सारे घंटे नहीं लगना चाहिए था। और ये हिंदुस्तान के एक साधारण नागरिक के नाते हमारी अपने प्रधानमंत्री से अपेक्षा है। हम प्रधानमंत्री के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, देश के साथ हैं, लेकिन इसी मौके पर जब देश से सवाल किए जाते हैं तो हम सबको देशद्रोही ठहराया जा रहा है। कल से अब तक वे सब लोग भूल जाते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी 1962 के चलते युद्ध में संसद के भीतर खड़े होकर सेना और सरकार पर सवाल दाग रहे थे। किसी ने उन्हें देशद्रोही नहीं कहा था। और वो तो बहुत अतीत की बात हो गई, 57 साल पहले की। 2014 से पहले सैकड़ों वीडियो और ट्वीट मौजूद हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जो सत्ता में उस वक्त नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उनके बयान, उनके ट्वीट, उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के बयान आप देख सकते हैं। हर संकट काल में उन्होंने सेना और सरकार पर सवाल उठाए हैं। तो आज सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है। ये चुनी हुई सरकार है जिससे हमें सवाल पूछने का हक है। हम अपनी ही सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे सवाल पूछेंगे? चीन की गद्दारी को लेकर 1962 से लेकर आज तक पंडित जवाहरलाल नेहरू से सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आज सामने खड़े हुए प्रधानमंत्री से सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? तो यह सवाल पूछना आप सबका और हमारा हक है। अब इस दौरे में सबसे पहला जो फैशन, सबसे पहला जो प्रपंच रचा जाता है कि वो चीन के बहिष्कार की बात शुरू हो जाती है। और ये कोई नई बात नहीं है। 2014 से लेकर आज तक चीन के सामान की, चीन के उत्पाद के बहिष्कार की न जाने कितनी ऐसी अपीलें, कितने अभियान चलाए जा चुके हैं। तो इन अभियानों की हकीकत क्या है? बिल्कुल निश्चित तौर पर चीन को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। उस जैसे मक्कार और गद्दार, विश्वासघात करने वाले देश के साथ किसी भी तरह की कोई मुरव्वत नहीं की जाना चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है? क्या चीन से सामान खरीदने देश के आम नागरिक जाते हैं? और आपके इस अभियान के बावजूद चीन के साथ कारोबार की सच्चाई क्या है? पहले तो पिछले कुछ दिनों की घटना जान लीजिए। 3 दिल्ली मेरठ हाईवे पर एक टनल बननी है, उसका ठेका एक चीन की बहुराष्ट्रीय कंपनी को दिया गया है जो 1100 करोड़ रुपए का है। अभी जुमा 4 रोज पहले। और कल 16 जून को फिर से सुन लीजिए, जिस वक्त 15 और 16 जून की रात को हमारे सैनिक अपनी जान गंवा रहे थे, उसी 16 जून को महाराष्ट्र के तलेगांव में चीन की एक कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स एक बड़ा एमओयू कर रही थी, जिसमें $1 मिलियन का निवेश करके वो ऑटोमोबाइल का कारखाना लगाने जा रही है। ध्यान से सुन लीजिए,
कल 16 जून 2020 को यह करार हुआ है। इससे पहले मात्र 6-8 महीने पहले अक्टूबर 2019 में गुजरात का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है गुजरात सरकार का धौलेरा में, वहां पर भी 20,000-21,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश चीनी कंपनियां करने जा रही हैं। कोई स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन वहां बन रहा है धौलेरा में। यह भी अभी 6 महीने पुरानी बात है। और हम जिस चीन के बहिष्कार की बात सोशल मीडिया पर आप करते हैं, पहली बात तो आपको पता है कि भारत सरकार के बड़े बड़े मंत्री आधिकारिक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि न तो भारतीय जनता पार्टी का अभियान है ये, न भारत सरकार का अभियान है। ढूंढ लीजिएगा राम माधव का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि ये हमारा अभियान है ही नहीं, हमारा अभियान है ही नहीं चीन का बहिष्कार का। और बहिष्कार कैसा, जानते हैं भारत सरकार के साथ चीन के कारोबार की स्थिति क्या है, जान लीजिए। हमारा आयात निर्यात दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ है इस वक्त संभवतः चीन के साथ ही है। सिर्फ आंकड़ों पर 2-3 साल के आंकड़ों पर आपसे बात कर लेता हूं। 2018 में कुल कारोबार द्विपक्षीय जो व्यापार होता है वो भारत और चीन के बीच हुआ 95.5 लाख अरब डॉलर, 95.54 अरब डॉलर का कारोबार भारत और चीन के बीच हुआ। और जानते हैं इसमें हमारा हिस्सा कितना है? हमने निर्यात किया सिर्फ 18.84 अरब डॉलर। हमसे 5 गुना अधिक निर्यात चीन ने हमें किया। यानी कारोबार वो हमारे साथ ज्यादा कर रहा है, हम ज्यादा सामान मंगा रहे हैं चीन से, हम सब कुछ कर रहे हैं और चीन हमसे 5 गुना कम सा आयात कर रहा है। 2019 का आंकड़ा है द्विपक्षीय कारोबार का 92.68 अरब डॉलर, 92.68 अरब डॉलर का परस्पर व्यापार भारत और चीन के बीच हुआ है। और हर साल हमारा निर्यात चीन की ओर कम हो रहा है प्रतिशत में, और चीन का निर्यात हमारी ओर बढ़ रहा है। तो ये आयात निर्यात भारत सरकार की मर्जी के बिना कोई धनराज सेठ अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है। किसी मोहल्ले का कोई परचून का दुकानदार चीन से सीधे सामान नहीं मंगा रहा है। तो ये ऐसे थोथे अभियानों का कोई अर्थ नहीं है। जो आपसे आत्मनिर्भरता का जुमला पेश करके आपसे ये जो अभियान चलवा रहे हैं, उन्हीं की सरकार में 100% FDI, 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सीधा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितने क्षेत्रों में हो गया है आपकी जानकारी में होगा ही। सैन्य क्षेत्रों में जहां 34% विदेशी निवेश की अनुमति थी, वहां 74% विदेशी निवेश की अनुमति दे दी गई है। और आपको झुंझुना पकड़ा दिया जाता है आत्मनिर्भरता का, लोकल में वोकल का। और आप सोशल मीडिया पर यह अभियान चीन के बने हुए मोबाइल से करना शुरू कर देते हैं। आप नहीं देखते अपने घर के जिस कमरे में आप बैठे हैं उसमें चारों तरफ अगर नजर उठाकर देखेंगे तो एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जिसका कोई एक ना एक पुर्जा चीन से बनकर नहीं आया होगा। तो ऐसे थोथे अभियान देश की वास्तविक समस्या से ध्यान हटाने के लिए है। लड़ाई चीन से है, कारोबार हम चीन से सबसे ज्यादा कर रहे हैं। और आपसे कहा जा रहा है चीन की झालर का बहिष्कार कीजिए, चीन का ऐप हटा दीजिए अपने मोबाइल में से। और सरकार सबसे ज्यादा कारोबार चीन के साथ कर रही है। और सरकार किस चीन के साथ कर रही है? उस चीन के साथ जिसके साथ हमारे देश के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी संबंध हैं। अगर दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों, शासन प्रमुखों में सबसे करीबी मित्रवत संबंध अगर किसी का है तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ है। कुल 18 बार मिल चुके हैं नरेंद्र मोदी जी आज तक उनसे। प्रधानमंत्री के तौर पर 5 बार और मुख्यमंत्री गुजरात के तौर पर 4 बार चीन हुआ है नरेंद्र मोदी जी। अलग अलग अंतरराष्ट्रीय फोरम्स पर उनकी मुलाकातें अनगिनत 18 बार में गिना रहा हूं आपको हो चुकी हैं चीन के राष्ट्रपति के साथ। उन्हें हम झूला झुलाते हैं, साबरमती रिवर फ्रंट पर बैठकर चाय पिलाते हैं और उसी देश के साथ बहिष्कार का थोथा नारा लगाते हैं। आप लड़िए चीन के साथ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है।
सरकार वो नीतियां बनाए कि ये आयात निर्यात या तो संतुलित हो या सचमुच इतना भी ना हो कि आपको ये अभियान चलाने पड़े कि फुटपाथ पर गरीब आदमी जब दीपावली पर झालर बेचने बैठे तो आप उसके पेट पर लात मार दें। 3 बड़े उदाहरण पिछले 10 दिन के मैंने दे दिए हैं आपको। अब आते हैं, और इसके अलावा कितनी सारी ऐसी चीजें हैं। पेटीएम जिसके ब्रांड एम्बेसडर माननीय प्रधानमंत्री जी हो गए थे, उसमें चीन की हिस्सेदारी है। स्नैपडील जो सबसे बड़ी ऑनलाइन बिजनेस कंपनी है, उसमें चीन की हिस्सेदारी है। ओला, इबोबो, मेक माई ट्रिप, ये सब चीन के 9% से लेकर 91% निवेश से चल रही कंपनियां हैं। और आप बात करते हैं चीन के बहिष्कार की। करिए बहिष्कार, हम साथ हैं, लेकिन पहले सवाल सरकार से पूछिए कि जिस देश के साथ आप झूले पर बैठकर पीगे भर रहे थे, उसी देश ने जब विश्वासघात कर दिया तो आपके पास कोई जवाब नहीं है, और सवाल पूछने वालों को आप देशद्रोही बता रहे हैं। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा एक और, मीडिया की भूमिका हम क्या देख रहे हैं। मीडिया पिछले 6-7 हफ्ते से, जब से चीन ने यह अतिक्रमण किया है, लगातार युद्धोन्माद फैला रहा है। और अति यह हो गई कि कल एक चैनल की एंकर ने देश की सेना पर तोहमत लगा दी। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सेना के सम्मान के लिए नारे लगाने वाले लोग कल से अब तक खामोश हैं। एंकर ने कह दिया कि सीमा पर गश्त करना, पेट्रोलिंग करना सरकार की जिम्मेदारी है, सेना की नहीं। और सरकार की नहीं, सेना की जिम्मेदारी है। यानी सरकार को बरी करते समय आप सेना को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हम सब जानते हैं पेट्रोलिंग 2014 से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं करते थे डोकलाम में जाकर। कोई प्रधानमंत्री, कोई सेनाध्यक्ष जाकर बूट पहनकर और वर्दी पहनकर सीमा पर गश्त नहीं करता, गश्त सेना ही करती है। लेकिन हमारा देश एक संवैधानिक लोकतंत्र है, एक जनतंत्र है, इसका पूरा पिरामिड है, सरकार के फैसला लेने से लेकर सेना द्वारा क्रियान्वयन करने तक। और अगर सेना का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति भी सरकार की कैबिनेट की अनुशंसा के बिना कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकते। और टेलीविजन चैनल का एक एंकर अगर ये कहती हैं कि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सेना की जिम्मेदारी है, तो न केवल ये सेना का अपमान है, बल्कि ये सेना को प्रोवोक करने की कार्रवाई आपराधिक कृत्य है। क्या आप सेना से खुद ब खुद गोली चलाने का आह्वान कर रहे हैं? किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य में ऐसा कभी नहीं होता और न होना चाहिए। ये सेना को उकसाने की कोशिश जनतंत्र में अपराध है। और आपको शायद जानकर दुख होगा, इसकी पड़ताल कर लीजिए। परसों की घटना में भी जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उन्हें हथियार चलाने की ममानियत थी, उन्हें मनाही थी, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में शहीद हुए हैं लोग। तो जो सैनिक सीमा पर हमारे देश की रक्षा करते हैं, वैसे ही सैनिक पत्रकार हैं जो देश की सीमा के अंदर के प्रहरी हैं, जो जागते रहो की आवाज अंदर लगाते हैं, अंदर देश के अंदर रहते हुए। और अगर वे ही सेना का अपमान करने लगेंगे, सेना को उकसाने की कोशिश करने लगेंगे, तो न केवल वे अपने फर्ज से हट रहे हैं, बल्कि देश और समाज का अहित कर रहे हैं, सेना का अपमान कर रहे हैं और सरकार का भी अपमान कर रहे हैं। वे नहीं समझ रहे हैं कि अगर सेनाएं बिना सरकार की अनुशंसा के, बिना सरकार की मर्जी के इस तरह प्रोएक्टिव होकर, ये जो खबरें आज कल से आप देख रहे होंगे, सेना को खुली छूट दे दी गई है। कोई खुली छूट देश के इतिहास में कभी नहीं होती सेना को। सेना एक निर्धारित प्रक्रिया में विधिवत उन प्रक्रियाओं का पालन करते ही कोई कार्रवाई करती है, और उसका सर्वोच्च निर्णय, हर निर्णय सरकार करती है, सरकार को ही करना चाहिए। इस सब के बावजूद जितना हो सके युद्धोन्माद से बचना चाहिए हमें, क्योंकि जंग किसी समस्या का हासिल नहीं है। फिर भी अगर जंग जरूरी है तो हम लड़ेंगे। हर कीमत पर चीन को सबक सिखाया जाना जरूरी है। हम सरकार के साथ हैं, अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं, लेकिन उनकी नाकामियों पर सवाल पूछना किसी भी राजनीति शास्त्र में, किसी भी नीति शास्त्र में देशद्रोह नहीं है। देशद्रोह तो वो है कि जब आप अपनी सरकार को जगाना भूल जाएं। जंग जरूरी है
तो जरूर होगी। हम सब साथ हैं जंग में। और हिंदुस्तान के इतिहास में बार बार एकजुटता की बात मत कीजिए। देश के इतिहास में आज तक एक भी ऐसा युद्ध नहीं हुआ जब देश एकजुट न रहा हो। एक भी ऐसा आपदा काल नहीं रहा, एक भी ऐसा संकट काल नहीं रहा जब देश एकजुट न रहा हो। सरकारें किसी भी दल की रही हो, प्रधानमंत्री कोई भी रहा हो। इसलिए हमें यह उपदेश मत दीजिए कि एकजुटता दिखाएं सरकार के साथ। हम एकजुट थे, हैं और रहेंगे। साहिर लुधियानवी साहब की एक नज्म में से चंद शेर आपको सुनाकर इजाजत लूंगा। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। गर जंग लाजिमी है तो जंग ही सही। जालिम को जो न रोके वो शामिल है जुल्म में। कातिल को जो न टोके वो कातिल के साथ है। कह दो उसे जो लश्करे बातिल के साथ है, कह दो उसे जो लश्करे बातिल के साथ है। इस ढंग पर है जोर तो ये ढंग ही सही। हम हर ढंग से लड़ने को तैयार हैं चीन के साथ। आइए हम सब देश के साथ, सरकार के साथ रहें, लेकिन सरकार की हर नाकामी पर सवाल पूछने से पीछे नहीं हटेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।